नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी महाराष्ट्र से। ये जो कहानी भेजे हैं ना, उनका नाम है अजीत। और ये जो कहानी जिनके साथ में घटना घटी थी, उनका नाम है विजय। अजीत बताते हैं कि ये जो विजय जी है ना, रिश्ते में हमारे अब चाचा जी लगते हैं। एक ही खून था हमारा, एक ही कुनबा था, लेकिन अब सब अलग हो चुके थे। अब चाचा जी थे, अब उनका अपना घर था, अपना परिवार था, और हम लोग तो बस पड़ोस में एक तरह से रहते थे। अजीत बताते हैं कि जो घटना विजय चाचा के साथ में घटी थी, उस टाइम मैं छोटा था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना, तो घर बार में इस बात का चर्चा होती थी। अब मैंने फिर गहराई से अब इस बात को जाना, तब मुझे समझ में आया कि विजय चाचा को ऐसा करना नहीं चाहिए जो उन्होंने किया था। तो ऐसा क्या किए थे उनके विजय चाचा? आइए हम इस कहानी को अब समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की घटनाक्रम क्या घटी होगी विजय के साथ में। दोस्तों ये कहानी विजय जी की है, महाराष्ट्र के रहने वाले। अब पेशे से ड्राइवर। उनके जो पिता थे ना, थोड़ा कड़क स्वभाव के थे, जो दिमाग में बिठा लेते थे ना, तो इतना जल्दी से भूलते नहीं थे। अब जो विजय थे ना, उनका इकलौता बेटा, एक बेटी थी। बेटी तो अब उन्होंने शादी कर दिया था और अपना घर बार संभाल रही थी। अब विजय थे, बड़े हो चुके थे, ड्राइवरी कर रहे थे, पहले कार से चलाने का काम करते थे। और उनके जो पिता थे, खेती गृहस्थी संभालते थे। विजय बहुत मनाने का अपना पिता को कोशिश करते थे कि देखिए कब तक मैं ड्राइवरी करता रहूंगा, मेरे लिए कोई कार निकलवा दीजिए, टैक्सी निकलवा दीजिए, कोई अपना गाड़ी हो। मैं दूसरे की ड्राइवरी करता हूँ, इतना पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन उनके जो पापा थे ना, बहुत कड़क थे। वो कहते थे कि नहीं, जो काम कर रहा उसी में तेरी तरक्की होगी, वही काम करते जा, भगवान तुझे आगे रास्ता दिखाता जाएगा। लेकिन जो विजय थे ना, इतना सहनशील व्यक्ति नहीं थे। वो तो चाहते थे कि बस आज मैं नौकरी पर लगा और कल परसों तक हमारे पास में अच्छा खासा पैसा आ जाए। सब्र नाम की चीज नहीं, उधेड़ बिन में लगे रहते थे कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसमें बहुत सारी अब पैसा मिले, धन की प्राप्ति हो। इसी बीच उनकी शादी जो उनके पिता थे, एक लड़की से कर दिया। विजय अब पिता के आगे तो चलती नहीं थी। जब लड़की ब्याह कर आई तो कुछ दिन तक तो विजय के साथ सही रहा, लेकिन उनके मन पसंद की जैसा वो चाहते थे उनकी पत्नी नहीं मिली थी। कम पढ़ी लिखी थी, और दूसरा चीज जो वो खासियत चाहते थे, अब ना जाने कौन सी खासियत थी, वो अपनी पत्नी में देख नहीं पाते थे। तब एक तरह से अब थोड़ा कटे कटे से रहते थे अपनी पत्नी के साथ में। ज़्यादातर अपने काम पर ही भागे रहते थे, ड्राइवरी का काम करते थे और उसी में ज़्यादातर समय अपना व्यतीत करते थे। पत्नी अपनी पति को ढूंढती रहती थी कि चलो आज नहीं आए तो कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आ जाएंगे, लेकिन वो तो समय निकालते रहते थे। बहुत मुश्किलों से घर पहुंचते थे और फिर भी पत्नी से वो दूरी बना करके रहते थे। अब एक तरह से जो पत्नी थी, अब वो अपना दिल महसूस करके रह जाती थी कि कैसा पति मिला जो हमारी कदर ही नहीं है, हमारी कोई पूछ ही नहीं है। लेकिन अपनी बात कहे तो किससे कहे, उस घर में अब कोई औरत भी तो नहीं थी, उसकी सास भी नहीं थी, ना उसकी ननद थी। ननद जो थी अपने अब घर बार में चली गई थी, शादी ब्याह होने में रिश्ते में आई थी, इसके बाद चली गई थी। मन महसूस करके बेचारी अपने घर में पड़ी रहती थी। जो भी काम था, अब अपने ससुर का सेवा करना, खाना बनाना, अब यही तो काम रह गया था। और उधर जो विजय थे ना, अपने एक रिश्तेदार से बहुत ही प्रभावित थे। उनका जो रिश्तेदार था ना, जैसे विजय ड्राइवरी करते थे वो भी करता था। अचानक वो ड्राइवरी छोड़ करके खुद का अपना ट्रक ले लिया था। इतनी जल्दी उसको तरक्की मिल गई, कहाँ से पैसा आया, कैसे क्या किया। अब विजय जो थे ना, अब समझने की कोशिश करने लगे। उस अपने रिश्तेदार के पास चक्कर काटने लगे ताकि कुछ भेद मिल सके कि इतनी जल्दी रिश्तेदार उसका कैसे ट्रक खरीद लिया, उसके घर में लक्ष्मी जैसे आने लगी, बरसने लगी, ये कैसे हो सकता है। चक्कर पे चक्कर काटते रहे, रिश्तेदार से पूछने की कोशिश करते रहे और उनका रिश्तेदार टालता रहा। विजय इतना अब पीछा नहीं छोड़ने वाले। महीने में 2-3 बार अब उस रास्ते से निकलते थे अपनी टैक्सी लेकर के, तो रिश्तेदार के घर शाम को पहुंच जाते थे और बातों बातों में फंसा करके पूछना चाहते थे कि आखिर तुमने ये कैसे किया। रिश्तेदार भी तंग आ चुका था, उनकी बात बात अब यही बात पूछना कि कहाँ से तूने ट्रक खरीदा। अब एक तरह से रिश्तेदार जो उनका था ना, अब उनसे कुड़ चुका था। अब उसने एक ऐसी बात कह दी कि बस विजय उस बात को पकड़ करके बैठ गए कि हमें भी यही करना है। वो बात थी जो उनका रिश्तेदार था
कहने लगा कि देखो मैंने एक आत्मा को बस में कर लिया है और उस आत्मा से ही मैंने इतना सारा पैसा ले लिया है, उसी से मैं अपना ट्रक खरीदा हूं। तुम भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बहुत आसान है। अब विजय को ये बात दिमाग में बैठ चुकी थी कि जब ये हमारा रिश्तेदार ऐसा कर सकता है तो मैं भला क्यों नहीं कर सकता। अब उनके मन में एक सनक सी, अब एक जोश सी भरा हुआ था कि जब मेरा रिश्तेदार ये काम कर सकता है, किसी आत्मा को अब वो एक तरह से अपने घर में ला सकता है और वो साधना कर सकता है और उसे धन दौलत प्राप्त कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब अपने धुन में लग गए थे। लेकिन आत्मा को बस में करना इस सबकी बस की बात थोड़ी है। कैसे कर लेंगे जब उसका आप ABCD जानते तक नहीं है। इसके लिए एक पढ़ाई यानी उस मंत्र शक्ति का अब जानना भी जरूरी है, जो विजय बिल्कुल नहीं जानते थे। अब फिर उस रिश्तेदार का पीछा नहीं छोड़ते थे। कह रहे भाई तूने तो ये बता दिया कि तू किसी आत्मा को बस में किया था और उससे तुझे धन की प्राप्ति हुई, तो वो विद्या ही बता दे। तूने विद्या वो कहाँ से सीखी, उस विद्या को ही दे दे मुझे, ताकि मैं भी अपना भविष्य बना सकूं, कुछ कर सकूं। रिश्तेदार उनसे चिढ़ गया था। कहने लगा ये विद्या एक ही बार की होती है, मैं तुम्हें अब विद्या नहीं दे सकता। जाओ भटको कहीं पर, किसी साधु संत का पीछा करो, किसी शमशान में जाओ और घोरी बाबा को पकड़ो, कोई न कोई तुम पर तरस खाएगा, दया करेगा और वो विद्या जरूर दे देगा। अब एक तरह से विजय को उस रिश्तेदार ने रास्ता बता दिया जो उनको पता नहीं था। अब तो रास्ता उनको समझ में आ चुका था कि हाँ मेरा रिश्तेदार तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसी रास्ते पर मुझे चलना पड़ेगा। और आखिरकार वो अब शमशान का चक्कर काटने लगे। जहाँ वो देखते थे, जहाँ सुनते थे कि यहाँ कोई महात्मा जी आए हुए हैं, अब वहाँ जाने लगे। महात्मा जी से मिलते थे और घोरी बाबा से मिलते थे, लेकिन हर कोई अब ऐसा कोई अरे गरे को कोई मंत्र दे देगा, वो भी किसी साधना का नहीं। ऐसा सबने किया, सबने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसे कोई मंत्र नहीं होता है, अगर होता भी है तो मैं तुमको दे नहीं पाऊंगा। अब एक तरह से हर जगह से निराश होने लगे, निराश पर निराश, लेकिन अपना वो जिद नहीं छोड़े। जहां उनको लगता कि हाँ इस जगह पर मैं जाऊंगा, इस बाबा से मिलूंगा, इस संत से मिलूंगा तो मुझे कोई रास्ता मिलेगा। ऐसी बीच उनकी पिता की तबीयत खराब होने लगी। अब हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद पैसा वैसा तो काफ़ी लगा, महीने 1.5 महीने तक, लेकिन वो बच नहीं पाए। जो भी घर की जमा पूंजी थी, जितना कुछ कमा कर रखे हुए थे और जो पिछला था, वो एक झटके में सब खाली हो चुका था। हॉस्पिटल के इलाज में उनके पिता बचे भी नहीं। अब वो घर अब पिता के बिना सुना हो चुका था। बस उनकी पत्नी बस घर में अब एक तरह से बची हुई थी। वही घर की देखभाल सब कुछ जैसे पहले कर रही थी, आज भी कर रही थी। लेकिन वो सदमे में आ चुकी थी, वो भी क्योंकि अब देखभाल करने वाला, बाहर का काम सब कुछ देखने वाला उनका ससुर था, वो भी नहीं रहा। अब एक तरह से बेसहारा हो गई थी। और ये जो विजय साहब थे ना, इनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं था। टैक्सी चलाते थे और जो भी खाली समय मिलता था बाबाओं का पीछा करते थे। फलानी जगह पर बाबा है, अब उसके पास चला जाए। अपना बहुमूल्य जो समय होता था ना, जो काम करने का, वो छोड़ करके अब बाबाओं के पीछे लग चुके थे। लेकिन आसान थोड़ी था वो मंत्र मिलना। हर किसी ने मना करते रहे, सब मना कर दिया, लेकिन वो अपना जिद पर अड़े हुए थे कि कोई न कोई ऐसा तो होगा जो मुझे मंत्र देगा, रास्ता बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, जैसे मेरे रिश्तेदार को हुआ है। रिश्तेदार के पास भी गए, रिश्तेदार ने भी उनको लास्ट में धुतकार दिया कि जाओ भाई मेरा अब पीछा मत करो, जो बताना था बता दिया, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, अब मेरे पीछा तुम मत करो। इधर जो विजय की पत्नी थी अब एक तरह से निराशा से भर चुकी थी। अकेलापन घर को काटता था, पति भी बाहर रहता था। अब एक तरह से वो भी पूरा तरह से अब एकदम अनाथ जैसी हो गई थी। ना तो ससुर रहा, सास तो पहले ही नहीं थी, ननद अपना घर पर थी, घर अकेलापन से भर गया था। दिन रात अब रोती रहती थी, अपने पति को याद करती थी। हाँ, पति आता था 1-2 दिन पर, खाना वाना खा करके आराम से घोड़े बेचकर सो जाता था कि मुझे जगाना मत,
मैं कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पाया हूँ। पत्नी डरी रहती थी, लेकिन जो अपना कर्म था वो पूरी तरह से निभा रही थी। आखिरकार कई महीना बीत चुके थे विजय को इस काम में लगे हुए, लेकिन सफलता उनको मिल नहीं रही थी। आखिरकार एक उनके कोई अब सोर्स ने बताया, दोस्त ने बताया कि देखो, एक बाबा हैं जो शमशान में मिलेंगे और कुछ ही दिन के लिए यहां पर आए हुए हैं। तू जा, उनसे मिल, अपना दुख दर्द बता और सेवा भाव कर, देख अगर मान गए तो मंत्र तुझे मिल जाएगा। आखिरकार अब विजय अब शमशान में चले गए रात के टाइम अपनी टैक्सी लेकर के। बाकी में एक बाबा अपनी अब साधना में जुटे हुए थे, अब कुछ साधना कर रहे थे और विजय बाबू जाकर के अब उनके पीछे या थोड़ी दूरी पर जाकर के बैठ गए कि बाबा जब जगेंगे, अभी तो साधना में है और तब मैं अपना दुख दर्द बताऊंगा। 12 बज गया, लेकिन साधना जो था ना अब टूट नहीं रहा था। 12 बजने के बाद शमशान ही होती है, आत्माओं का बसेरा होती है, और वो 12 बजते ही और शमशान में आत्माएं जाग गई थी। अब विजय बाबू को आत्माएं नजर आने लगी इधर उधर घूमते हुए। अब विजय बाबू ऐसे माहौल में आज तक आए नहीं थे। अब उन आत्माओं को देखकर उनकी हालत खराब हो गई। वो डर गए, चीखने लगे डर के मारे। अब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आत्माएं घेर के खड़ी थी, उनको जाने भी नहीं दे रही थी। एक तरह से पूरा शमशान को उन्होंने घेर रखा था। और वो जो बाबा थे अभी भी अपने ध्यान में मग्न थे, उनको इस दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपने आराधना में थे। और इधर जो विजय बाबू थे ना, अब आत्माओं से घिरे हुए थे। आत्माएं उनके तरफ बढ़ रही थी, घेरा बना करके उनको दबोचना चाहती थी, जैसे उनको लग रहा था। और डरे हुए थे, अब चीख रहे थे कि कोई बचाओ, बाबा जी को आवाज दे रहे थे, बाबा जी मुझे बचाओ। लेकिन वो ऐसा गोला बना रखी थी कि वो बाबा जी के पास भी नहीं जा सकते थे। ये सब ऐसा अचानक हुआ था, विजय बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। एक तरह से जो आत्मा वाले खेल थी ना, उनको समझ में आने लगा कि अरे इतनी सारी आत्माएं, जिसमें कोई खूंखार भी दिख रही है, कोई अच्छी भी दिख रही है, ये आत्माएं तो होती है, तभी तो मुझे अब घेर रखा है। आप एक तरह से अब डर चुके थे इतनी सारी आत्माओं को देख करके। शमशान में चिल्लाने लगे, चीखने लगे। अचानक बाबा जी का ध्यान भंग हो गया। वो उठे, जैसे उठे अब अपने आसपास में देख रहे हैं तो सब कुछ नजर आ गया था। उन आत्माओं को डांट करके भगाते हैं, अरे छोड़ दो इस इंसान को, तुम लोग जाओ, छोड़ दो इसको। अब आत्माएं डर गई, बाबा पहुंचे हुए थे। अब एक तरह से आत्मा अब उनके डर से इधर उधर हो गई थी, लेकिन कुछ दूरी पर उनको अभी भी खड़ी दिखाई दे रही थी, जैसे विजय को छोड़ना नहीं चाहती हो। आखिरकार विजय अब डरते हुए बाबा जी के शरण में पहुंचे कि बाबा जी मुझे बचा लीजिए। देखिए मैं बहुत ही परेशानी में हूं, और मैं कहूँ ना, मैं ऐसी आत्माओं का पीछा करता हुआ एक तरह से मंत्र के लिए मैं आया हूँ। अब मैंने आपका नाम बहुत सुन रखा है बाबा जी, मैं बहुत टाइम से आपके पास 8 बजे से बैठा हुआ हूँ, और देखिए अब रात का 12 बज गया है। तभी इस आत्माओं ने हमें घेर लिया था, ना जाने मेरे साथ में क्या करना चाहती थी। अगर आप उनको नहीं डांटते तो शायद वो मुझे छोड़ती भी नहीं। बाबा जी अब एक नज़र में अब विजय को पहचान चुके थे कि इसके मन में क्या चल रही है, किस लिए शमशान में आया है, वो भी रात के टाइम में। एक तरह से बाबा जी उसको कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि समझाने का फर्क इस पर, इस युवक पर कोई नहीं पड़ेगा। ये जो अपने मन में बिठा लेता है ना, वैसा ही करेगा। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ठीक है, बैठो मेरे पास में। तुमने आत्माओं को तो देख लिया ना कि आत्माएं कैसी होती, तुम्हें भी अब नुकसान पहुंचाने जा रही थी ना, इतना तो तुम्हें पता है ना। विजय कहने लगे हाँ, तो बताओ इन आत्माओं को अगर मैं तुमको दे दूं तो क्या तुम इनको संभाल पाओगे। विजय कहने लगे कि कोई खूंखार आत्मा नहीं, जो अच्छी हो, जो हमारी मदद कर सके, हमें धनवान बनाने का प्रयत्न करे, अब ऐसी एक आत्मा को मुझे दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। अब एक तरह से जिद्दी इंसान थे, बाबा जी का पैर पकड़ लिए
अब बाबा जी समझाने की कोशिश करने लगे, देखो आत्माएं जो होती है ना, ये किसी की नहीं होती, किसी की सगी नहीं होती है। वक्त मिलते ही ना जाने तुम्हारे साथ में क्या खेल करते हैं, तो समझते क्यों नहीं हो। लेकिन विजय वही थे हट्टी दिमाग के, जो उनके दिमाग में एक बार सनक आ जाती थी और वो सनक का अपना पूरा करने की कोशिश करते थे, चाहे बदले में उनका जान क्यों नहीं चली जाए। और आज तो ऐसे ही माहौल उनके साथ बन चुका था। अगर वो बाबा सही समय पर अपने ध्यान से अब नहीं उठते तो शायद विजय भी एक आत्मा बन चुके होते, इस श्मशान में भटक रहे होते। अब बाबा लाख समझाने की कोशिश करने लगे कि देखो तुम अच्छे लड़के हो, होनहार हो, और जो तुम काम कर रहे हो इसी में तो आपको तरक्की मिलेगी। और ये तरक्की शब्द उनके अब आप अपने पिता से भी सुन चुके थे। इस सब से उनको सख्त नफरत थी, चिढ़ते थे कि ड्राइवरी में काम क्या मिलेगा, बंधी बधाई नौकरी है, जो तनख्वाह है उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो भला इसमें तरक्की क्या मिलेगा। मेरा सपना तो बहुत कुछ है, मुझे एक बड़ी सी ट्रक लेना है, ट्रक चलाना है। अब मैं अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता हूँ, मुझे अब एक सुंदर सी कन्या चाहिए, लड़की चाहिए, जिसके साथ में अब एक तरह से मैं रात बिताऊं और मुझे धन दौलत की कोई कमी ना हो। अब अपना मन में अभिलाषा ना जाने क्या क्या लिए हुए थे। अब एक तरह से बाबा जी सब बात उसका विजय के समझ रहे थे और कहने लगे कि देखो लास्ट बार मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम इन आत्माओं का चक्कर को छोड़ करके अपने काम में लगे रहो, तुम अपनी पत्नी की देखभाल करो। अब सब कुछ जैसे समझाना था बाबा जी समझा चुके थे, लेकिन वो विजय बाबा जी का पैर ही नहीं छोड़ रहा था कि नहीं बाबा, बड़ी मुश्किल से तो मैं इस जगह पर आ गया हूं, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप मुझे कोई आत्मा नहीं दे देंगे। बाबा भी अब नाराज हो गए थे, गुस्सा हो गए थे और कहने लगे ठीक है मेरा पैर छोड़, मैं इंतजाम करता हूं तेरे लिए, कैसी आत्मा चाहिए। आखिरकार विजय अपनी मन की बात बता दी और तब बाबा कहने लगे ठीक है तेरे पीछे मैं एक आत्मा भेजता हूं, लड़की चाहिए ना, सुंदर सी लड़की। अब विजय बोलने हाँ, लेकिन वो धनवान बनाएगी ना। तब बाबा कहे गुस्से से कि हाँ, जब तू उसका सेवा भाव करेगा, जो उसके तू डिमांड को पूरा करेगा, और तब वो भी तेरा ख्याल रखेगी। मैं इतना गारंटी नहीं ले सकता कि तेरा वो धनवान बनाने की प्रयत्न करेगी। हाँ, तू भी उसका भला करेगा, तेरा भी वो भला करेगी। लेकिन देख ले, अगर तू उसको रख सकता है तभी ले जाना, क्योंकि उसके डिमांड बहुत है, उसके खर्चे बहुत हैं। अब वो भोजन बहुत ज़्यादा मांगेगी, क्या तू ऐसा कर पाएगा। अब तो ये जोश में थे और कहने लगे विजय हाँ मैं सब कर लूँगा, आप मुझे एक आत्मा दे दीजिए। अब बाबा तो थे ही उसी लायक थे, पहुँचे हुए महात्मा थे और आखिरकार एक आत्मा को हवाले कर दिया कि जा इसके पीछे। आत्मा पा करके अब एक तरह से विजय बहुत प्रसन्न हो गए थे और वो कहने लगे कि बाबा एक बात और बताइए, क्या ये जो आत्मा है ये सबको दिखाई देगी। और तब बाबा मुस्कुरा के कहने लगे कि नहीं, तेरे अलावा किसी को नजर नहीं आएगी। अब एक तरह से विजय खुश हो गए थे कि चलो अब तो इस आत्मा को अपने घर में रखूंगा और इसके साथ जो मर्जी करूंगा, ये मुझे धनवान ही बनाएगी और मुझे बलवान भी बनाएगी, मतलब पैसा शक्ति सब कुछ मुझे मिलेगा। खुश हो गए थे। अब लेकर के अपना आत्मा को गाड़ी में बिठाए, अपनी टैक्सी में चल पड़े अपने घर। घर में अब एक तरह से स्थान दे दिया कि भाई ये दूसरा घर आपका है, ये हमारा है, लेकिन हम रात में जो भी था अपना प्रोग्राम उन्होंने सेट कर लिया। पत्नी भी खुश थी कि चलो हमारा पति लौट आया। अब चाहे शायद इनका मन बदल गया हो, और विजय अपना पत्नी को मुस्कुरा के स्वागत भी कर रहे थे कि अब पत्नी भी एक तरह से समझी कि मेरा पति सुधर गया है, चलो देर से ही लेकिन सुधर तो गया, सेवा भाव में लग गई। अब एक तरह से अब खाना पीना खाने के बाद विजय अपने पत्नी को प्यार दे करके सुला दिए कि अब सो जा। और इसके बाद दूसरे कमरे में चले गए जहाँ पर उस आत्मा लड़की को रखे थे। सारी रात उस आत्मा लड़की के साथ बिताना और उसे तरह तरह का अब बात पूछना कि तुम मुझे कैसे धनवान बनाओगे। जो भी आत्मा थी अब कहने लगी कि मेरा भोग शांत करोगे, शारीरिक
और पेट का भूख। तब मैं अब इस बारे में सोचूंगी। अब एक तरह से उसका डिमांड सुनने लगी। उस घर में कभी मटन चिकन नॉन वेज कभी नहीं आता था, लेकिन उसके डिमांड के आगे विजय झुक गए थे। जब वो सुबह निकल जाते टैक्सी चलाने, रात को लौटते ना तो पैकेट में उसके लिए खाना लेके आते, होटल से बना बनाया। कई बार जैसा डिमांड करती थी, नॉन वेज हो, अब कच्चा मांस हो, तरह तरह की चीज़ें जो डिमांड करती थी और लेके आते थे। वही प्यार चलता रहता था वो उस आत्मा के साथ में और अपनी पत्नी के साथ में। अब एक तरह से कहूँ ना कि पत्नी भी खुश थी। अब वो समझ रही थी कि मेरा पति तो बिल्कुल बदल गया है, अब तो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन वो पत्नी के सोने के बाद अब उसके कमरे में चले जाते थे, रात भर उसके कमरे में रहते थे। अब फिर सुबह के टाइम अपने पत्नी के कमरे में आ जाते थे। पत्नी को तो पता भी नहीं चलता था कि मेरे पति सोने के बाद में कहाँ जा रहा है। आज जब वो कमरे की सफाई करने जाती तो वहाँ पर हड्डी गुड्डी कुछ मिल गया। तब पत्नी अब विजय से पूछ उठी कि अजी, हमारे घर में तो कोई नॉन वेज खाता नहीं, ना हमारे पड़ोस में कोई खाता। तो उस कमरे की सफाई कर रही थी तो उसमें ये नॉन वेज का ये हड्डी कहाँ से मिला, कौन लाया होगा। अब विजय थोड़ा सकपका गए, समझ में नहीं आया कि क्या बोले। वो तो खुद इन चीज़ों को लेकर आते थे और नज़र बचा करके उन हड्डियों को ले जा करके दूर गड्ढों में फेंक देते थे, लेकिन वो नज़र से चूक गया था। हड्डी को उठाना भूल गए थे, लेकिन आज पकड़ में आ गए। लेकिन बहाने में एक्सपर्ट थे। अब वो बहाना बना दिया कि कोई बिल्ली लेके आई होगी, कौन ला सकता है, ना हमारे घर में तो कोई खाता नहीं, ना पड़ोस में खाता, तो फेंकने का कोई मतलब ही नहीं होता, जरूर ये बिल्ली का काम होगा। चलो बात आई गई होगी। अब मेन जो मुद्दा था विजय का, धन का प्राप्ति करने का। लेकिन वो लड़की तो अब एक तरह से उनकी पत्नी की तरह बन गई थी। डिमांड करती थी कि आज चिकन कच्चा ही ले आना, मुझे कच्चा चिकन पसंद है, कभी मटन ले आना, मुझे कच्चा ही मटन पसंद है। अब डिमांड पूरा करने लगे। और जो भी थोड़ा बहुत उनके पास जमा पूंजी थी, जो थोड़ा बहुत अब पापा के इलाज से बच गई थी, अब एक तरह से संभाल के रखे थे कि आड़े वक्त में काम आएगी। अब वही पैसा जो बचा कुचा था और सब इसके भोजन पर, डिमांड पर खर्च करने लगे। रोज रोज महंगाई के ज़माने में अब चिकन मटन, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 5-5 किलो। अब वो एक तरह से भूखी रहती थी। अब भूख उसको काफ़ी लगता था। 5 किलो खाने के बाद भी कहती थी कि अभी पेट भरा नहीं। अब विजय समझाते कि देखो, अब तुम मुझे धनवान बना, अब मैं तुम्हें भोजन तो काफ़ी खिला चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मुझे कोई चवन्नी अभी तक दिया नहीं है। अब इसका रास्ता भी बताओ ना, ताकि मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकूं, कुछ अपने लिए रखूं, अब आपके लिए भोजन का भी प्रबंध करूं। लड़की कहने लगी कि अभी मुझे कुछ ऐसा चीज़ नज़र नहीं है, अभी वक्त लगेगा, अभी तो मुझे अब जी भर के भोजन कराओ और तब मैं इसके बारे में बताऊंगी। अब विजय जो थे ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब तो उनके पास में इतना पैसा भी नहीं था कि उस आत्मा का डिमांड को पूरा करें। कर्जा लेने लगे। आखिरकार अपने उसी रिश्तेदार के पास पहुंच गए, जिसके वजह से आज इस लाइन में लगे हुए थे, आत्मा को अपने घर में लाए थे। उसके पास कर्जा लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन वो कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, लेकिन मेरा ट्रक तुम्हें चलाना पड़ेगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। आखिरकार विजय मान गए। कहने लगे ठीक है, मैं आपका ट्रक चलाऊंगा। अब एक तरह से अब वो ट्रक का ड्राइवर बन चुके थे। लेकिन वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जब अपना चक्कर पूरा करके आते, तब उस लड़की के लिए यानी उस आत्मा के लिए अब वो भरपूर कोटा लेके आते थे। एक तरह से वो बहुत भूखी रहती थी। अब जैसे भी लाते थे वो खाने पर टूट पड़ती थी। अब उसे बार बार आग्रह करते थे कि देखो, अब तो बहुत दिन हो गया, कई महीने हो गए, अभी तक तुमने वो धन वाली बात नहीं बताई। वो आत्मा अब एक तरह से मुस्कुरा रही थी। कहने लगी हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर एक जगह पर बोली कि चले जाओ, उस जगह पर एक पेड़ के पास में खजाना दबा हुआ है, उसको जा कर के खुदाई करो और देखो, वहाँ कुछ न कुछ तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन मुझे खाना डबल चाहिए, मुझे भूख ज़्यादा लग रहा है। अब एक तरह से विजय बड़ा खुश हुए। अब उस आत्मा के लिए डबल खाना लेके आए।
इसके बाद मौका देख करके उस जगह पर गए जो आत्मा ने बताया था। उस पेड़ के पास में अब रात में जाकर के खुदाई किए तो सही में वहाँ पर एक थैली गड़ा हुआ था, लेकिन उसमें ऐसा कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं था। उसमें कोई सोना हीरा मोती नहीं था, उसमें चांदी के जेवरात थे। चांदी का बहुत सारे जेवरात थे। अब वो पा करके खुश तो हुए, लेकिन उनका महत्व सोने जैसा तो नहीं था। अब उस जेवरात को लेकर के सुनार के पास बेचे, लेकिन जितना पैसा वो चाहते थे अब उतना पैसा वो मिल नहीं पाया। निराश हो गए थे। और उसमें तो कहाँ एक कार भी नहीं आ सकती थी, ट्रक की बात ही अलग थी। अब उस आत्मा से पूछते हैं कि अरे तुमने तो बताया, मैं उस जगह पर गया भी, लेकिन उसमें सोना चांदी तो नहीं मिला। वो लड़की जो आत्मा थी हंस के कहने लगी कि देखो, तुमने जो बोला था अब मैं तुम्हारे वचन को मान रही हूँ। तुमने बोला था खजाना, धन, तो ये भी तो धन ही है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। वो जो भी है अब एक तरह से धन ही है, तो गड़ा हुआ धन ही है ना। तो मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। हाँ, तुम मुझे भोजन खिलाते रहोगे तो मेरे दिमाग में अब उस जगह को मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी जहाँ पर ऐसे खजाने गड़े हुए हों। आप बार बार उस आत्मा से आग्रह करने लगे कि तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो, सच्चे मन से नहीं कर रही हो। लेकिन वो जो आत्मा थी अपनी डिमांड को बढ़ाती रही कि अब मुझे भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है। अब एक तरह से अब विजय जी उसके भोजन का डिमांड पूरा करने लगे। जो भी पैसा था जो अब उस धन से प्राप्त हुआ था, अब वो महीना 2 महीना में अब उसी के काम में लग चुका था, उसी भोजन के काम में अब समाप्त हो गया था। फिर उससे पूछते हैं कि देखो, जो तुमने धन दौलत हमें दिया था और उससे तो मेरा कोई भला नहीं हो पाया। वो धन दौलत बस तुम्हारे काम में आया। मुझे तुम ऐसा कोई धन दौलत बताओ कि जो मेरे काम में आ सके, जिससे मैं अपना ट्रक खरीद सकूं, मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। मैं तो अभी भाड़े का ट्रक चलाता हूं, और वो भी एक रिश्तेदार का। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। लड़की कहने लगी कि चिंता मत करो, मैं खजाना को ढूंढ रही हूँ, और जैसे मेरे नज़र में आएगा मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन मेरी डिमांड बढ़ाती रहो। मेरा जो अब खाने का डिमांड है अब वो पूरा करते रहो। आखिरकार जैसे तैसे अब एक तरह से कहा जाए ना कि जो पत्नी के जेवर थे अब उसको भी बेच करके अब वो उस लड़की का आत्मा का डिमांड पूरा करने लगे। अब पत्नी अब थोड़ा जब जेवर उसके उतरे ना तो सचेत हो गई थी। वो पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अब इनके दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर उन्होंने मेरा जेवर क्यों बेचा। और एक रात जब सो रही थी, जब वो अब उनके पति विजय उनको सुलाती थे, और इसके बाद अब वो दूसरे कमरे में चले गए थे। जो आत्मा थी अब ये बाथरूम करने के लिए उठी होगी, और तभी उस कमरे में अब एक तरह से चहकने की, बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो घबरा गई, दरवाजे पर जाकर सुनने लगी तो उनकी पति की आवाज़, एक कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। पति कभी हंस रहे थे, कभी चहक रहे थे, और कभी कह रहे थे कि तुम मुझे कब धनवान बनाओगे। देखो, मैं अब मेरे पास में कुछ बचा नहीं है। मैं जो भी था अपने पत्नी का जेवर तक अब बेच दिया हूँ। अब तो मेरे ऊपर दया करो। लेकिन अब किससे बात कर रहे थे, क्या हो रहा था उस कमरे में, अब उनकी पत्नी समझ नहीं पाई थी। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया, तब वो दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन वो एक तरह से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उसी रात में अब एक तरह से दस्तक देने लगी जोर जोर से। विजय, दरवाज़ा खोलिए, अंदर कौन है, मैं देखना चाहती हूँ। आखिर विजय की पत्नी थी, उसका इतना अधिकार बनता था कि विजय किसके साथ में है, किससे बात कर रहे हैं। विजय जो कमरे में थे ना, डर चुके थे कि अब क्या होगा। तब उनको ध्यान में आया कि अरे ये आत्मा तो किसी को नज़र नहीं आएगी, तो भला मेरी पत्नी कैसे देख पाएगी। उससे मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। दरवाज़ा खुलते हैं, पत्नी धनधनाते हुए अंदर अब एक तरह से पहुंचती है। जब वहाँ पर पहुंचती है ना तो पूरा कमरा बदबू से भरा हुआ है। अब वहाँ पर मांस का लोथड़े पड़े हुए हैं, हड्डी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर है क्यों नहीं, कोई नहीं है। अब पत्नी का दिमाग फिर जाता है, कहने लगी कि विजय, तुम मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हो इस जगह पर। तुम तो झूठ बोलते थे कि मैं मांस मदिरा को छूता तक नहीं। तुम किस लड़की से बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, कौन सी धन दौलत की बात कर रहे थे।
अब एक तरह से इतने सवाल सुनकर के अब विजय की हालत खराब हो गई थी। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करने लेकिन नहीं, देखो ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पत्नी मानने वाली नहीं थी। लाख समझाने की कोशिश करते रहे विजय, लेकिन पत्नी अब सच्चाई जानना चाहती थी। जो भी बताते थे पत्नी पकड़ लेती थी कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही बताओ ये मांस कहाँ से आए, ये हड्डी कहाँ से आई, ये दारू का बोतल यहाँ पर क्यों लुढ़की हुई है, ये घर में क्या चल रहा है, मेरे जेवर उतार करके तुमने बेच दिया, मैं उफ तक नहीं किया कि चलो मेरे पति के काम में आएगा, लेकिन वही जेवर बेच करके ये सब तुम काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। पत्नी डांटती जा रही थी। अब विजय अपराधी की तरह अपना सर झुकाए हुए थे। आखिरकार वो जो भेद था जो अब किसी को खोलना नहीं चाहते थे, और वो बाबा जो आत्मा को दिए थे, और वो भी बोले थे कि देखो इस आत्मा का भेद किसी तीसरे व्यक्ति पर, चाहे तुम्हारा कितना भी सगा हो, उसके सामने भेद मत खोलना। अगर भेद खोल दोगे ना तो आत्मा नाराज हो जाएगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब अपना पत्नी को समझाने लगे। जब पत्नी भड़क गई थी, अब संभावना था कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाएंगे, रात का माहौल था, डर गए थे। अतः अपनी पत्नी को अब समझाने लगे कि देखो ये हम अपने भले के लिए कर रहे हैं, अपना भविष्य संवारने के लिए कर रहे हैं। पत्नी कहने लगी क्या कर रहे हो, मुझे कुछ तो बताओ, मुझे तो कुछ समझाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वही गलती कर बैठे जो उनको नहीं करना चाहिए था। उस आत्मा लड़की के बारे में बताने लगे कि देखो मैं एक आत्मा को अपने घर में ले आया हूँ, और उसका जो कंडीशन था मैं पहले मान चुका हूँ। वो बाबा जी पहले तो आत्मा को दे नहीं रहे थे, लेकिन देने के बाद इतनी सारी कंडीशन थी जो हमें फॉलो करना था, मानना था। उसको भूखा नहीं रहना था, जो उसको भूख लगे, जो उसका दिल में आए, हमें ला के देना था। अब मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन ये आत्मा लड़की अब जो मेरा मन की बात है ना वो नहीं कर रही है। एक बार उसने जेवर मुझे ज़रूर दिलवाया, लेकिन वो भी चांदी का गड़ा हुआ खजाना, लेकिन अब खाई जा रही है, तुम्हारा जेवर भी बेच दिया, लेकिन इसका पेट भरता ही नहीं है। इसका पेट तो जैसे समुंदर है, जितना ये खाती है और हमारे किसी काम की नहीं है। अब एक तरह से मैं भी इससे उब चुका हूँ। आत्मा सारी बातें सुन रही थी, और एक तरह से आत्मा भी अब विजय पर भड़क चुकी थी। अब इसके बाद पत्नी को समझ में नहीं आया कि आज के इस साइंस के युग में मेरा पति थोड़ा बहुत ज़्यादा अब पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा है कि ज्ञान की बात समझता हो, ये कैसे चक्कर में फंस गया है। पत्नी समझाने की कोशिश करने लगी कि जो किया अब उसको भूल जाओ, अब ये जो आत्मा का चक्कर छोड़ो, अपना जो काम है वही करो। तुम 2 रुपया कमा के लाओगे ना, मैं उसी में खुश रहूँगी, लेकिन इस काम में तुम्हें बिल्कुल नहीं आना। और उधर आत्मा लड़की सब बातें सुन रही थी। अब एक तरह से उसको भी गुस्सा आ चुका था। अब एक तरह से अब नियम को अब विजय ने तोड़ दिया था। अब वो जानकारी में आ चुकी थी उसकी पत्नी के। अब इसके बाद अब ये सब कुछ करने के बाद अब वो आत्मा लड़की उस घर को अब एक तरह से छोड़ दिया था। अब विजय अपने पत्नी को समझा करके उस आत्मा लड़की को अब देखने गए कि ताकि उसको भी समझा सकूं, लेकिन जब वो गए कमरे में तो आत्मा थी ही नहीं। अब एक तरह से अब मन में सोच लिया चलो अच्छा है, अब इससे मेरा पीछा छूटा, लेकिन इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला था। वो आत्मा लड़की अब एक तरह से विजय से बदला अब लेना चाहती थी। अब वही हुआ जो ट्रक चला रहे थे ना, अब ट्रक चलाते चलाते अचानक अब उनको आमने सामने में कई आत्माएं नजर आने लगी। अब वो रोड पर चलते ना तो आत्माएं उनकी पीछा करती थी। अब एक तरह से उनको पागल अब बना रही थी, पागल होते जा रहे थे। आखिरकार अपने रिश्तेदार के पास ट्रक ला के खड़ा किए और अब उसे मदद मांगने लगे कि देखो तुम्हारे कहने पर मैंने सब ये किया, लेकिन अभी तक मुझे कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार मुझे चांदी के जेवर जरूर मिले हैं, लेकिन वो सब भी मैं उसी लड़की को अर्पण कर चुका हूँ। सब भोजन में, जहाँ तक मेरी पत्नी का जेवर भी मैं सब बेच करके और उसके भोजन में लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ज़्यादा विशेष लाभ नहीं हुआ। जो भी पिछली कहानी थी अपने रिश्तेदार को बताने लगे। अब मेरे सामने में वो आत्मा तो नहीं है, लेकिन रोड पर मैं जब चलता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि आत्माएं मेरे पीछा करती है, मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है।
अब मैं तो जैसे डर जाता हूँ। अब कोई उपाय बताओ ताकि मैं इनसे बच सकूं। अब जो विजय का मालिक थे, एक तरह से ट्रक के मालिक, ये सब विजय की बातें सुनकर के हैरान रह गए थे। और उन्हें तो एक मजाक में कहा था। वो तो अपने परिश्रम से, अपने भाग से वो सब पैसा कमाए थे। और वो विजय को एक तरह से टालना चाहते थे कि मैं एक आत्मा को काबू में कर लिया, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है मेरे पास में, टालना चाहते थे। अब उनका मजाक इतना आगे बढ़ जाएगा, अब उनको पता भी नहीं था। अपने आप को दोषी मानने लगे और कहने लगे कि तुम छोड़ो उन आत्माओं का चक्कर, और तुम एक काम करो, कुछ दिन अपने घर में बैठो, अब मैं तुम्हें सैलरी देता रहूँगा। तुम अपने मन को शांत करो, अब बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है जब तक मैं ना कहूँ। मैं इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगा और मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा कि कैसे तुम आत्माओं से तुम्हारा पीछा छूट सकता है। क्या तुम उस बाबा से मिले जिसे आत्माएं लेके आए थे? तब कहने लगे हाँ, मैं गया था शमशान में, लेकिन वो बाबा जी नहीं थे, वहाँ तो कोई नहीं था। जहाँ जहाँ मैं पता कर सकता था मैं किया, लेकिन वो बाबा जी कहीं मिले ही नहीं। अब एक तरह से जो उनके मालिक रिश्तेदार थे, अब विजय को वापस घर भेज दिया। घर में बैठने लगे और वो आत्माएं अब घर में पहुंच गई थी। जो पहले उनको रोड पर दिखाई देती थी, अब वो आत्माएं उनको पीछा करती हुई अब घर के अंदर आ गई थी। विजय एकदम जब आत्माओं को देखते ना, दिन के टाइम में भी वो नजर आने लगी। अब उनकी जो स्थिति थी ना, पागल का रूप होने लगी थी। पत्नी उनकी हालत देख करके एकदम डरने लगी। अचानक वो जाते थे बाथरूम वगैरह और एकदम चीखने लगते थे, अरे आओ जल्दी मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ, देखो ये मुझे मारने वाली हैं सब। पत्नी भाग के जाती थी, लेकिन उनको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती थी। अब एक तरह से पत्नी समझती थी कि मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, अब इनको दुआ के नहीं डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टरों के पास ले जाने लगी, उनका इलाज होने लगा अपने मैके से मदद ले करके। मैके वाले ऐसे टाइम में उनका मदद किया था। सारा कुछ टेस्ट वगैरह हुआ, लेकिन ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है। और उधर जो ट्रक के मालिक थे ना, अब अपने एक तरह से कहा जाए ना, झूठ का प्रायश्चित करना चाहते थे। ऐसे महात्माओं को ढूंढ रहे थे जो अब विजय की हालत को सुधार सके, लेकिन ऐसा कोई महात्मा अभी मिल नहीं रहा था। लेकिन अपने वो काम में लगे हुए थे। इधर जो विजय की स्थिति थी ना, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, जैसे उनके आत्माएं उनके घर में बसेरा कर लिया हो। अब एक तरह से उनको आवाज़ें सुनाई देती थी, पत्नी साथ में होती थी, कई रिश्तेदार भी आ गए थे उनकी हालात देख करके। और सब उनको पागल ही समझते थे कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, इनको पागल खाने भेज देना चाहिए। लेकिन पत्नी समझदार थी और कहने लगी नहीं, मैं कोशिश करूंगी। आखिरकार विजय से पूछती थी कि वो बाबा कहाँ मिलेंगे। अब विजय जब अपने होश में रहते थे तब वो बताते थे कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था जो मैं कर बैठा। मैं एक आत्मा को अपने घर में ला दिया था। अब उनकी पत्नी भी अपने रिश्तेदारों की मदद से खोजबीन में लग चुकी थी कि वो बाबा कहाँ मिलेंगे और कैसे ये सब काम होगा। अब उनके जो ट्रक के मालिक वो भी लगे हुए थे, कई बाबाओं को लेके आए, लेकिन सब बाबा ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत पहुंचा हुआ कोई तांत्रिक, पहुंचा हुआ महात्मा अब ये काम को रोक सकता है, हमारे बस का बात नहीं है। ट्रक का मालिक भी अब एक तरह से परेशान हो चुका था, लेकिन हार नहीं माना था। एक्चुअल में उनका रिश्तेदार ही था और उनकी एक छोटी सी भूल के कारण अब इस जगह पर पहुंच गया था। मन में एक ग्लानि थी, अब अपने आप को दोषी मानते थे कि सब मेरे ही कारण हुआ, अब इसको स्वस्थ करना मेरा ही काम है। अब एक तरह से पैसा कौड़ी का मदद करने लगे। अब विजय के परिवार को, विजय की पत्नी को पैसा कौड़ी देने लगे कि इसका दवा दारू कराओ, घर में भोजन का जो भी इंतजाम है सब कुछ करो, सब कुछ मैं दूंगा। इतना तो जरूर मदद करने लगे जो भी रिश्तेदार थे उनके। और वो पत्नी हार नहीं मानी, पढ़ी लिखी थी और वो समझती थी। जब विजय ने बताया कि ऐसा ऐसा अब मेरे साथ में हुआ ना, तो वो तो पहले यकीन करती नहीं थी, लेकिन आखिरकार विजय की हालात देख करके अब उसको यकीन आने लगा कि मेरे पति झूठ नहीं बोलेंगे। जब उनकी आत्माएं देखती हैं इतने सारी, तभी तो ये बोलते हैं। आखिरकार वो बाबा का अब ढूंढने का प्रयत्न करने लगी
अब रात रात को जहाँ पता लगता था कि बाबा उस जगह पर हो सकते हैं, अब वहाँ जाने लगी। लेकिन वो दूसरा कोई मिलता था, उस बाबा को लेकर आती थी तो वो भी हाथ खड़े कर देता था कि नहीं, इसका काट मेरे पास में नहीं है, तुम्हें उसी बाबा से मिलना पड़ेगा जो बाबा ये सब किया धरा है। आखिरकार उसका किस्मत साथ दिया। वो बाबा पास के शमशान में आए हुए थे। आज जैसे ही विजय को पत्नी को पता लगाना, वो पहुंच गई थी, बाबा के चरणों में पड़ गई कि बाबा मेरे पति को बचा दीजिए। बाबा हैरान थे कि कौन सा पति, मैं तो तुम्हारे पति को जानता तक नहीं। तब वो पूरी विजय की कहानी जो सुनी थी पूरा डिटेल में बताने लगे कि बाबा बस मेरे ऊपर उपकार कीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए, मैं आपका उपकार कभी भूलूंगी नहीं। बाबा को दया आ गई, लेकिन कहने लगे कि उसके लिए तुम्हें लेकर आना पड़ेगा इसी शमशान में। उसी वक्त में देर नहीं किया, जो भी आस पड़ोस के लोग थे सहायता से अब विजय को लेकर के आया गया शमशान में। आधी रात के वक्त में बाबा अपने पास में बिठाए और सबको वहां से भगा दिया कि कोई नहीं रहेगा पास में। अगर कोई देख भी लेगा ना कि यहाँ क्या हो रहा है तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। पत्नी तक को दूर कर दिया कि तुम लोग बहुत दूर चले जाओ, अब मैं कहूँगा कि नज़र न आना, जब तक मैं आवाज़ ना दूं तब तक तुम लोग यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। पत्नी और पूरे जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, अब जो विजय को लेकर आए थे, सब लोग दूर चले गए थे। डर था सबके शरीर में कि जब विजय के साथ में ऐसा हो सकता है तो कहीं हमारे पीछे भी भूत आत्मा न लग जाए, डरे हुए थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, वो साहसी थी, लेकिन उसको भी अब बाबा ने अब एक तरह से बता दिया था तो अपना नियम का पालन कर रही थी, दूर चली गई। उम्मीद था कि जब उसके बाबा बुलाएंगे तब मेरे पति सही हो जाएंगे। अब वही हुआ, जब बाबा 2 घंटे के बाद जब बुलाने लगे तब विजय की पत्नी दौड़ती हुई चली गई। सारे लोग गए, तब विजय बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। अब वो पागलों वाले ढंग उनमें नहीं था। अब उनको वहां पर कोई आत्मा नजर नहीं आ रहा था। विजय अपनी पत्नी को देख रहे थे और पत्नी भी अब विजय को देख रही थी। दोनों के आंखों में आंसू निकल रहे थे। विजय को पछतावा हो रहा था कि मैं सब काम क्यों किया। अब पत्नी के आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू कि चलो अब हमारे विजय पहले की तरह हो जाएंगे, अब स्वस्थ हो जाएंगे और जो भी कमाएंगे 2 रुपये कमाएं, हम उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। और इसके बाद विजय के पत्नी बाबा के चरणों में गिर जाती है और कहती है, बाबा आपने मेरा सुहाग को बचा लिया। तब बाबा हंस के कहने लगे, अरे पगली, मैंने तो इसको बहुत समझाने की कोशिश किया था कि तू ऐसे चक्कर में मत पड़, किसी के बताए हुए अब रास्ते पे यकीन मत कर। मैं इसको इतना समझाया लेकिन ये मेरा पैर ही नहीं छोड़ रहा था। देखो अभी तुम्हारे सामने कितना भोला बना हुआ है, लेकिन उस रात जैसे इस पर जुनून सवार था, मेरे किसी बात को मानने से इनकार कर रहा था, बस कह रहा था कि बाबा मुझे आत्मा दे दो। तो मैंने इसको एक सबक देना चाहता कि मैं इसको एक सबक दे दूं ताकि लोगों को शिक्षा भी मिले। ये आत्माएं रखना आसान काम नहीं है, ये हर किसी की बात नहीं है। बाबा जी ना जाने क्या क्या बात करते रहे, पत्नी तो सुनती रही। बस उसको दिमाग में ही चल रहा था कि चलो जो भी हुआ अब बीत गया है, अब तो हमारा नया सवेरा है, अब मैं अपने पति को ले जाती हूँ और आगे से मेरे पति ऐसे काम में कभी नहीं आएंगे। और ऐसा ही अब विजय के साथ में था। विजय अपने रिश्तेदार का ही ट्रक चला रहे थे, जो रिश्तेदार उनका इतना मदद अब किया था। और कहने लगा कि देखो विजय, तुम मेरी अब कहने की वजह से अब तुम मेरे झूठ में फंस करके अब तुम अपने घर संसार बिगाड़ लिया। अब इस ट्रक में तुम्हारा आधा हिस्सा है, आधा का शेयर है, जो भी कमाओगे और उसी में हम लोग पार्टनर रहेंगे। और देखना तुम्हारे पास में खुद का एक दिन अपना ट्रक होगा। और सही में विजय अब इतना ट्रक पर मेहनत करने लगे कि 4 साल के बाद में खुद का अपना ट्रक आ गया। अब परिवार में खुशहाली लौट आई थी और उनका जो रिश्तेदार था ना, अब वो विजय को अपने भाई की तरह मानता था और आज भी मानता है। और लेकिन विजय के साथ में ज़्यादा दिन तक ये सब नहीं चला। आखिरकार विजय कुछ महीनों के बाद, मैंने कुछ महीने नहीं कुछ सालों के बाद अचानक बीमार पड़े थे।
और अचानक एकदम मौत हो गई थी। लेकिन अब उनके औलाद हो गए थे, 2 बेटा हो गए थे। अब एक तरह से सदमे में उनकी पत्नी तो आ गई थी और जो उनका दोस्त था वो भी आ गया था। लेकिन ये संसार का नियम है, जो आता है वो जाता है। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, लेकिन जाना तो सबको है। इसी तरह से उनकी पत्नी भी समझ गई कि ये नियम चक्र संसार का है, चल रहा है। अब अपने जो बच्चे हैं उनको ड्राइवर नहीं बनाना, उनको पढ़ा लिखा करके एक काबिल इंसान बनाना उनकी जिम्मेवारी है और वो पूरा करेंगे। आखिर में वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फिर कल की रात हम इसी चैनल पर मिलते हैं दोस्तों, एक नई कहानी के साथ में, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।